हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस तरीके से रिलेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ही विद द हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने वाले हैं। और हम कुछ JEE और नीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इस लेक्चर वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। यदि हम लास्ट लेक्चर वीडियो की बात करें तो लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था। यदि आप उस लेक्चर वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका जो है लिंक दिया हुआ है, तो आप आसानी से वहाँ क्लिक करें और लेक्चर वीडियो को देखें। अब हम स्टार्ट करेंगे ये न्यू लेक्चर वीडियो, और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम जो समझने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से समझने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। अब यदि वेक्टर क्वांटिटी है, अब यदि हम मान लीजिए कि हमारे पास दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस Q1 इज ऑफ प्लस, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, दैट इज़ द पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर मान लीजिए मैंने एक चार्ज ले लिया Q0। अब मैंने आपसे कहा कि इस Q0 पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। ये Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेज हैं यहाँ पर, तो ये तीनों चार्जेज मिलकर के इस Q0 पर फोर्स लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टेंट कितना होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई सबसे पहले ये प्लस Q1 Q0 पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहा होगा, लगा रहा होगा, वो कैलकुलेट करिए। फिर ये माइनस Q2 इस Q0 पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, वो कैलकुलेट करिए। फिर ये प्लस Q3 इस Q0 पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, वो कैलकुलेट करिए। जब आप इंडिविजुअली इन तीनों चार्जेज के द्वारा इंडिविजुअली इस Q0 पर कितना कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाया जा रहा है, पहले तो वो कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उनका वेक्टर सम कर दीजिए। जब वेक्टर सम करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, वही रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको केवल सम नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको वेक्टर सम करना है। क्यों करना है भैया वेक्टर सम? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो कोई एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और यदि हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भाई यहाँ पे तीन वेक्टर्स आएंगे ना। एक तो Q1 ने Q0 पर एक फोर्स क्रिएट किया, दैट इज F1 वेक्टर। Q2 ने Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट किया, दैट इज F2 वेक्टर। Q3 ने Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट किया, दैट इज F3 वेक्टर। तो आपके पास थ्री वेक्टर्स आए, स्केलर्स नहीं आए। तो जब आपके पास थ्री वेक्टर्स आए हैं तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डू द वेक्टर सम। अब वेक्टर सम निकालोगे तो अब निकालोगे कैसे? जैसे कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q0 टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ द F1 फोर्स इज दिस डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ F2 इज टुवार्ड्स Q2, क्योंकि माइनस चार्ज की तरफ डायरेक्शन की फोर्स आती है, फोर्स की डायरेक्शन आती है और माइनस की तरफ, और प्लस चार्ज से दूर जाती है। तो ये प्लस चार्ज, तो F1 देखो दूर जा रहा है। और यहाँ पर मैंने जो F2 की डायरेक्शन ली है वो Q2 की तरफ ली है, Q0 से दूर जा रही है, Q2 की तरफ जा रही है। उसी तरीके से ये जो Q3 होगा वहाँ से डायरेक्शन F3 की ये होगी, देखो प्लस दूर जा रहा है, ये प्लस है, दूर जा रहा है। तो यहाँ पर पहले आप F3 F1 का रिजल्टेंट निकालोगे। अब F1 F3 का आप जानते हो, 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जानते ही हो। यदि 12th वाले स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 11th वालों ने यदि अभी तक वेक्टर्स चैप्टर नहीं पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स का फिर रिजल्टेंट निकलेगा जो इनके ही बीच में कहीं होगा। तो मैंने वो कैलकुलेट किया
और वो होगा, यहाँ मैंने उसको कंसिडर किया एफ डैश। यदि मैं एफ डैश निकालूं और यहाँ पर F3 और F1 के बीच में कंसिडर कर लीजिए थीटा बन रहा होगा, कोई भी एक एंगल होगा, तो यहाँ से आप निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यहाँ से निकालोगे एफ डैश। फिर आप देख रहे हो कि F2 और F डैश वो दोनों तो एक ही लाइन पे हैं, लेकिन F डैश और F2 की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्स जब निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका F2 माइनस F1, या फिर F1 नहीं F डैश, या फिर F डैश माइनस F2, किसी भी तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो ये जो आपने निकाला है दिस इज वेक्टर सम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसी तरीके से आप इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जैसे रिलेट किया है उसी तरीके से आप किससे रिलेट करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसके लिए भी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही लेना पड़ेगा, आपको उसका भी वेक्टर सम ही निकालना पड़ेगा यदि आप किसी भी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हो। लेकिन वहां पर क्या होगा कि जैसे इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, वहां पे टेस्ट चार्ज कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा निकाल दोगे, जैसे मान के चलिए ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, और ये प्लस Q3 है, और यहाँ पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही तो निकालना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही निकालना है तो आपको यहाँ पर Q0 टेस्ट चार्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे थे, यहाँ पे कोई और दूसरा चार्ज क्यों ले रहे थे, क्योंकि भैया एफ की जो मैग्नीट्यूड होता है कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जितनी भी डिस्टेंस होगी R1 स्क्वायर R1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन में कितने चार्जेज होते हैं, 2 चार्जेज होते हैं। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल रहे हो तो एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सोर्स चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दूसरे चार्ज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए आपको केवल सोर्स चार्ज की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए आपको सोर्स चार्ज के साथ साथ उस चार्ज की भी जरूरत होती है जिस चार्ज पर आप फोर्स लगा रहे हो, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो उस चार्ज की भी हमें जरूरत वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए होती है। तो इसीलिए वहाँ जिस पॉइंट पर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो वहां पे कोई ना कोई एक चार्ज होगा जिस पर वो फोर्स लग रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए आपको उस पॉइंट P पे उस किसी भी एक चार्ज के होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर कैलकुलेटिंग ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली देयर इज द सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की जरूरत है ना भाई, आपको पॉइंट P पे किसी चार्ज के होने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट निकालोगे विद दी हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो भी इसी तरीके से निकालोगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन सेम इन दी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो ये डायरेक्शन आपकी E1 की हो जाएगी, ये डायरेक्शन आपकी E3 की हो जाएगी, और ये डायरेक्शन आपकी E2 की हो जाएगी। उसी तरीके से निकालिएगा, E3 और E1 का रिजल्टेंट निकालिएगा इसी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। 12th स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी तक यदि 11th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स ने वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई दो वेक्टर जिनका आप रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हो, और वो दोनों वेक्टर्स ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, दोनों ही, तभी हम ये फॉर्मूला जो है लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे F2 और F' तो एक ही लाइन पे थे, वाई एक्सिस पे ही थे, इसीलिए हमने क्या कर दिया था, उनका माइनस कर दिया था, सब्ट्रैक्शन कर दिया था, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे थे और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में थे। यदि सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते। ठीक है,
तो यहाँ से आप फिर वही निकालोगे E3 और E1 का, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालोगे, ई डैश निकालोगे, और ई डैश निकालने के बाद आप E2 के साथ माइनस करो, या तो E2 माइनस ई डैश कर दो या फिर ई डैश माइनस E2 कर दो। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबसे पहले तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। भाई यहाँ पे Q1 ने E1 निकाला, E1 कैलकुलेट किया, इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, फिर Q3 ने E3 इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, ऐसे ही Q2 से हमारा E2 इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, फिर इनका हमने जो है रिजल्टेंट वेक्टर सम कर दिया, और वेक्टर सम करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा रिजल्टेंट का। तो हम यहाँ पर केवल सिंपल एक फॉर्मूले से ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिनोट कर देते हैं कि आप सबसे पहले इंडिविजुअली या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब निकाल रहे हो तो इंडिविजुअली सोर्स चार्जेस ने कितना कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट किया वो निकालिए, और फिर उनका वेक्टर सम कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम इसको फॉर्म देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और जितने भी वेक्टर्स आपके पास हों अप टू सो ऑन। तो देखो यहाँ से F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला, ये निकला। फिर हमने F2 के साथ इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो ये निकला F2 माइनस F डैश या फिर F डैश माइनस F2। तो यू हैव टू ओनली द वेक्टर सम of the electrostatic force of the individual created electrostatic force by the individual charges, then you have to the vector sum. This is called the superposition principle. इसे ही हम कहते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होने वाले हैं, और JEE और नीट के अंदर आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। 1 2 3 हो गया, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे मूव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड ही, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड ही। तो सबसे पहले हम, यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ तो एक ही न्यूमेरिकल समझाऊंगा, क्योंकि मेथड तो वही रहेगा, बस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंडिविजुअली क्रिएट करना है, कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इंडिविजुअली इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन कंसिडर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, और JEE के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। यहाँ पे मैंने जैसे माना कि देयर इज़ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है भैया, तो क्या होगा, तीनों ही जो एंगल्स बन रहे होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी, आप जानते ही होंगे, और तीनों ही साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो साइड्स हैं वो A के बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड A के बराबर है। और मान लीजिए कि B पॉइंट पे जो है वो प्लस Q चार्ज है और C पॉइंट पे जो है वो माइनस Q चार्ज है। अब यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो A पॉइंट पर मान लीजिए कितना, चलो मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, तो A पॉइंट पे प्लस Q चार्ज, B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज और C पॉइंट पे माइनस Q चार्ज। अब आपसे कहा कि कैलकुलेट दी नेट फोर्स एट पॉइंट A, कैलकुलेट करिए नेट फोर्स ऑन पॉइंट A। तो आप किस तरीके से करिएगा, अब यहाँ पे हम वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तभी तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे ना, तभी तो आप वेक्टर सम का यूज करोगे ना, तभी तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करोगे ना। तो पहले तो इंडिविजुअल ही कैलकुलेट कर लीजिए। निकालना किस पे है, नेट फोर्स एट पॉइंट A पे। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के किसको मार रहे होंगे, इस प्लस Q चार्ज को मार रहे होंगे जो पॉइंट A पर होगा। तो पहले तो उन्होंने इंडिविजुअली कितना कितना मारा वो कैलकुलेट कर ले। इस प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू को कितना फोर्स लगा करके मारा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर माइनस क्यू ने इस प्लस क्यू को कितना फोर्स लगा करके मारा, फिर वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उन दोनों का हम क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कंसिडर कर लीजिए कि इस प्लस क्यू चार्ज ने इस प्लस क्यू चार्ज को जब मारा तो वो F1 फोर्स लगा करके मारा, और मान लीजिए पूरा जो सिस्टम है वो आपका वैक्यूम या फिर एयर में रखा हुआ है। तो यहाँ से F1 जब निकलेगा तो वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 हो जाएगा ये वाला Q, Q2 हो जाएगा ये वाला Q, और डिवाइड बाई दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये निकल करके आया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। फिर आप निकालिए कि इस माइनस क्यू ने इस प्लस क्यू को
कितना मारा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके मारा। तो यहाँ पे जब आप F2 निकालोगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू ये वाला क्यू भी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। कभी भी जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल रहे हो तो चार्ज को कभी भी विद साइन मत रखना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से हमने ये तो निकाल लिया भाई, इंडिविजुअली इन्होंने ए पॉइंट पर सिचुएटेड प्लस क्यू चार्ज को कितना कितना मारा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू ड्रॉ द डायरेक्शंस आल्सो। तो जब यहाँ से आप F1 की डायरेक्शन को डिनोट करोगे तो ये प्लस ये भी प्लस, तो जो F1 की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों चार्जेस को क्या करेगी, लीव करके जाएगी, ठीक है, छोड़ करके जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1 वेक्टर। फिर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो F2 की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो माइनस क्यू की तो तरफ आनी चाहिए और प्लस क्यू को छोड़ करके जानी चाहिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2 वेक्टर। अब देखो F2 और F1 दोनों एक ही लाइन पे तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट निकालोगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, FR इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ऐसे निकालोगे। F1 F2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। थीटा पता करना है कि इस F1 और F2 के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो F1 F2 के बीच में बेटा देखो ध्यान से बच्चा पार्टी, ये देखो दिस इज द एंगल F1 इन बिटवीन F1 एंड F2। अब ध्यान से देखो एक लाइन के ऊपर कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री, जिसमें से 60 डिग्री ये है। तो यदि आप 180 में से इस 60 डिग्री को घटा दो तो F1 और F2 के बीच में बनने वाला एंगल ही तो बचेगा, और यदि वही एंगल बचेगा तो 180 माइनस 60 कितना होता है, दैट इज 120। कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ पर F1 और F2 के बीच में जो एंगल बचेगा दैट इज 120 डिग्री। तो यहाँ से आप सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ F1 की वैल्यू रखो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई कॉस 120। क्या ना होगा, कॉस 120। तो आप सबसे पहले तो कॉस 120 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो कॉस 120 की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ से। और किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखो दिस इज कॉस 120, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 प्लस, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, 90 प्लस 30। तो यहाँ से 90 प्लस 30, 90 को कैसे क्या कर सकते हो, 90 क्रॉस 1, और 1 क्या है यहाँ पर, ऑड नंबर है, और यदि ये 1 ऑड नंबर है तो यहाँ से ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन में, और ये पूरा हट जाएगा, और ये जब पूरा हट जाएगा तो केवल एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री। अब कॉस 120 विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इन द सेकंड क्वाड्रेंट कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नेगेटिव, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो निकालो, ये 0 यहाँ निकालता हूँ मैं, ये 0 ये 30, तो यहाँ पे कितना आएगा 0/4, यहाँ पे कितना आएगा 1/4, इसका स्क्वायर रूट कितना आया 1/2। तो दिस विल बी -1/2 द वैल्यू ऑफ कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, और यदि इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ और इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तीनों के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ये कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, और स्क्वायर रूट से बाहर लूँगा तो ये जो स्क्वायर होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे बचेगा 1,
यहाँ पे भी बचेगा 1, यहाँ ऑलरेडी कितना बचा 2, और इसकी वैल्यू कितनी -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, यहाँ पे कितना बचा -1, 1 से 1 कैंसिल, ओहो यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैंने ये तो लिखा ही नहीं, Q² डिवाइड बाई A², ठीक है, Q² डिवाइड बाई A², दिख रहा है आपको, यस। यहाँ पे ये बचेगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ओहो इंक ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई A², और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 + 1 - 1, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा कितना बचेगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई A²। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये निकला यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर सम बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड बिकॉज ऑफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन क्या होगा, इस ए पॉइंट पर जिस पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालोगे वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए आपको केवल और केवल किसकी ज़रूरत होती है, आपको सोर्स चार्ज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट, तो यहाँ पे आप सबसे पहले E1 निकालोगे, फिर E2 निकालोगे। E1 की वैल्यू कितनी होगी, केवल प्लस Q चार्ज, तो एक चार्ज यहाँ से हट जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से भी एक चार्ज हट जाएगा। यहाँ पर आप निकालोगे E रिजल्टेंट, E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, E1 × E2, एंगल वही 120 यहाँ पे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा। केवल एक चार्ज आएगा, और वो चार्ज भी सोर्स चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी हम चार्ज को विद साइन नहीं रखते हैं, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम चार्ज को विद साइन रखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। और यदि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनको हम चार्ज को विद साइन क्यों रखें भाई? इस माइनस तो केवल डायरेक्शन के बारे में बता रहा होगा, और डायरेक्शन तो हम पहले ही ऑलरेडी ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई थी, तभी तो हमने इस फॉर्मूले को यूज कर पाए। यदि ये एक ही लाइन पर होते और डायरेक्शन सेम या अपोजिट होती, यदि सेम होती तो ऐड कर देते, और यदि अपोजिट होती तो माइनस कर देते। तो आई होप आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर क्या करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। वेक्टर सम निकालना है, डायरेक्शंस बनाना जरूरी है ना। विदाउट दीज डायरेक्शंस हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते। तो डायरेक्शन सबसे पहले आप यहाँ पे पता करोगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 हो गया, ओके। तो हम यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और करेंगे, और वो क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि नीट या JEE के अंदर आपको जो है MCQ क्वेश्चन मिलते हैं, और वहाँ पर जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे उतना बेहतर होगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ना 2 चार्ज हैं। यहाँ पर आपने लिया प्लस Q चार्ज, और यहाँ पर आपने लिया प्लस 9Q चार्ज, और इन दोनों को एक लाइन आपस में जोड़ रही है। तो इसने पूछा कि फाइंड आउट दैट पॉइंट वेयर द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0। क्या मैंने बोला है कि फाइंड आउट द पॉइंट
एट विच रिजल्टेंट मतलब ई नेट इज 0, कि ऐसा पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू चार्ज, ऑन लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू चार्ज, कि जो लाइन इन दोनों चार्जेज को आपस में जोड़ रही है ना, उस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले यहां पे समझिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज डिवाइड बाई r², जिस पॉइंट पे निकालोगे उसके बीच की दूरी उस सोर्स चार्ज से। तो देखो वो प्लस क्यू के इधर हो सकता है, वो पॉइंट प्लस क्यू और प्लस 9 क्यू के बीच में हो सकता है कहीं भी, या प्लस 9 क्यू से इधर हो सकता है। अब कहाँ होगा पहले तो वो पता कर लें। अब देखो यदि मैं मान लीजिए वो पॉइंट ना यहाँ है P, इससे डायरेक्शन निकली E1, इससे भी डायरेक्शन निकली इधर ही E2। अब देखो E1 और E2 दोनों को जोड़ करके 0 ला सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेट 0 हो सकता है ऐड करने से? आई थिंक नहीं हो सकता। ऐड करने से तो छोड़ो ना 0 होगा ना भाई, ऐड करने से कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो प्लस क्यू के इधर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा प्लस 9 क्यू के इधर देख लें, प्लस 9 क्यू से मान लो यहाँ है वो पॉइंट पे, तो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन निकली वो भी यही निकलेगी, क्योंकि प्लस है ना यार, ये प्लस है तो प्लस से दूर जाएगी, ऐसे ये भी प्लस है तो इसमें भी दूर जाएगी E2। तो यहाँ भी तो ऐड हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट P नहीं हो सकता। हमने कंसिडर कर लिया चलो बीच में कहीं होगा, चलो बीच में कहीं मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। इससे डायरेक्शन E1, इससे डायरेक्शन E2। अब ध्यान से देखो अपोजिट है, अब आ सकता है 0। यदि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो तो ये 0 आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही लाइन पे है और अपोजिट है तो 0 आ सकता है। लेकिन तुम ध्यान से देखो कि भाई चार्ज के मैग्नीट्यूड यदि बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा है 9Q, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी तो ज़्यादा होगा। और उसी तरीके से यदि इसका चार्ज जो है मैग्नीट्यूड कम है तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कम होगा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग हम यदि देखें तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा और ये कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, है ना। तो हमें इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा है। देखो प्लस 9Q, और चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो क्या करें भाई, आर को पकड़ते हैं। यदि इसका चार्ज कम है तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कम है प्लस क्यू वाले का, तो हम इसकी डिस्टेंस को ही कम क्यों ना कर दें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होगा वो पॉइंट P को आप इस प्लस क्यू चार्ज के नज़दीक लेकर के आओ और इस प्लस 9Q से दूर कर दो। तो जैसे ही इसके नज़दीक होगा, इससे दूर जाएगा, तो आपका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो नोट करने वाला पॉइंट मिला है कि द पॉइंट एट विच E net is equal to 0 should be closer to lower magnitude of charge, lower magnitude of charge। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम। ये तो हमें पता चल ही गया, और हमें पता चल ही गया है, तो इसका देखो यहाँ पे होगा प्लस क्यू, यहाँ कंसीडर कर लीजिए प्लस 9Q, ये जो लाइन है इनको जोड़ रही है। हमने यहाँ पे पॉइंट P को कंसीडर कर लिया, और कंसीडर किस तरीके से किया है कि ये x डिस्टेंस की दूरी पे है और दोनों के बीच में L मान लीजिए डिस्टेंस है, ठीक है, L हमने मान लिया डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो ये होगी, द पॉइंट शुड बी √Q1 डिवाइड बाई √Q2 प्लस √Q1 एंड मल्टीप्लाई बाई दोनों चार्जेज के बीच में जितनी दूरी है, ये वो पॉइंट निकल जाएगा x। भाई यहाँ से यहाँ तक x माना, तो ये x डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। देखो √Q1
Q1 की वैल्यू, Q1 कौन सा चार्ज होगा? Q1 वो चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ पे ये प्लस Q दैट इज Q डिवाइड बाई रूट Q2 9Q प्लस रूट Q मल्टीप्लाई बाई L। यहाँ से देखो रूट Q डिवाइड बाई, यहाँ से रूट Q कॉमन लो नीचे से, तो यहाँ बचेगा कितना रूट 9 3, यहाँ बचेगा कितना +1, रूट Q से रूट Q कैंसिल प्लस L, तो कितना आया L/4। मतलब कि वो पॉइंट P जहाँ पर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होगा वो प्लस Q चार्ज से कितना दूर है? L/4 डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है? L/4 डिस्टेंस दूर है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है ये केवल तभी लगेगा यदि आपके पास जो दोनों चार्जेज हैं वो पॉजिटिव हैं, सेम चार्जेज हैं, सेम नेचर के चार्जेज हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब आप यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। यदि यहाँ से अपोजिट चार्जेज हो जाएं, फॉर अपोजिट चार्जेज, फॉर अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, शॉर्ट ट्रिक होगी आपके पास बेटा x = रूट Q1 डिवाइड बाई रूट Q2 माइनस रूट Q1 मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए, चलो इसको हम कर लेते हैं, ये माइनस हो गया 9। अब यदि -9 हो गया तो सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे आप? यही तो लगाओगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको,